तो चलिए बिना किसी समय गवाए हम शुरू करते हैं एडिटिंग की इस कला को सीखने का एक अनोखा अंदाज। तो ओवर टू यू अंकिता जी। Hello. First of all, a very good evening and welcome to you for National Film Festival. तो अनुराधा जी चाहती है कि वो अपने सेशन की शुरुआत आपको एक ट्रेलर दिखा के करे. That is why we'll start this session with a trailer and then we'll get back to a very hearty conversation with Anuradha ji. What it means to be homeless. ये और पानी भी ना मरता है, ये लोग खाना भी ना मरता है। हमारे जब कोई नहीं है तो कौन देने वाला है? Probably the hardest part about being homeless for a woman was I had to hold my urine until the following morning at 10 a.m. हमारे पास 22-50 था, उसका आप लोग चाय पानी बता रहे। वो भी लड़के को खाना है। सपना पूरा नहीं होता गरीब लोग का। The weather is cutting my skin, to be or not to be. I'm gonna die soon, okay, on the street. जहाँ पे बैठता है वही घर समझता है, जहाँ पे खाता है वही सोने का जगह समझता, घर के बारे में कुछ नहीं। You have to. तो हम जब भी फिल्म्स की बात करते हैं, तो जब भी हम कोई फिल्म देखने जाते हैं, उस फिल्म का एक क्रोनोलॉजी है जिसके साथ उसकी एडिटिंग कैसी हुई है ये हमें पता चलता है। आज हमारे साथ अनुराधा सिंह जी है, हु हैपन्स टू बी द फर्स्ट फीमेल इंडियन फिल्म एडिटर टू वर्क इन द हॉलीवुड। एंड जब हम उनसे बात करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इतने सालों में कितनी चीज़ें बदली है, क्या बदलाव आ रहा है और उन्होंने फिल्म एडिटिंग की कैसे शुरुआत की। तो सबसे पहले जब हम लोग बात कर रहे थे बिहाइंड द स्टेज, शी वांटेड टू डू अ वेरी गुड, पहले तो एडिटिंग का एक आपको फ्रेम बाय फ्रेम वो एक वीडियो बताना चाह रही थी। शी वांटेड टू डू अ मास्टर क्लास, बट आई थिंक कि उनके कॉन्वर्सेशन से भी टेक अवेज हमारे लिए उतने ही ज़्यादा होंगे जितने कि शायद प्रैक्टिकली भी हो सकते थे। तो मैम, स्टार्टिंग विथ द क्वेश्चन कि आपने जो अभी ट्रेलर दिखाया, पहले तो वो आने वाले फिल्म का है या व्हाट्स द आइडिया बिहाइंड दिस पर्टिकुलर ट्रेलर दैट यू स्टार्टेड द सेशन विथ टुडे? वेरी गुड इवनिंग और नमस्ते सबको। मैं मास्टर क्लास प्लान कर रही थी कि अपनी फिल्म एक दो फिल्मों का पोर्शन दिखा के फिर बातें करें, बट आई थिंक वी गॉट लिटिल डिलेड एंड मुझे फ़्लाइट कैच करना है। मैं थोड़ी नर्वस भी रहूँगी, आप लोगों को कुछ मिसअप करूँ तो एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट। मुझे इस फिल्म को दिखाने का मेरा मेजर रीज़न ये था, ये फिल्म मैंने 8 साल में बनाई है। ये फिल्म होमलेस के ऊपर है, जो कि मैंने बॉम्बे, लॉस एंजलिस एंड कनाडा में शूट किया है। मुझे लगा कि एक ऑडियो विजुअल का एक 8 साल का जो कॉम्बिनेशन है वो 1 मिनट में मैं सोची कि आपको दिखा दूं, क्योंकि लंबे मैं 1-2 क्लिपिंग्स और दिखाना चाहूँगी फिल्म का, अगर टेक्निकल सपोर्ट हो गया तो, और फिर मैं बताऊँगी कि उसके पीछे क्या है। इस फिल्म को मैंने स्क्रिप्ट कुछ लिखी थी, फिल्म कुछ और बनी, फिर स्क्रिप्ट लिखी, फिर कुछ और बनी, क्योंकि इस फिल्म में प्रोड्यूसर भी मैं हूँ, डायरेक्टर भी मैं हूँ, कैमरा वूमन भी मैं हूँ, और इस फिल्म को साउंड भी मैंने किया है। इट्स काइंड ऑफ अ वन विमेन फिल्म। तो मुझे लगा कि विमेन को ट्रिब्यूट करने और एक एज एन एडिटर का, क्योंकि एडिटर जो होता है उसके माइंड में एक मैं सबसे पहले बताऊं एडिटिंग होता क्या है। एक शिल्पकार का काम होता है, स्कल्पचर। आप वो एक मिट्टी होती है, मिट्टी दी जाती है, फिर आप उससे क्या बनाते हैं वही काम एक एडिटर करता है, या फिर आप कह सकते हैं कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर।
मतलब एक कपड़े को आपको कपड़ा मिलता है, उस कपड़े में कहाँ बटन लगाना है, कहाँ कटिंग करनी है, कैसे बनाना है, किस टाइप का बनाना है, ये एक एडिटर का काम होता है, क्योंकि हमें रॉ फुटेज मिलते हैं। और अगर डायरेक्टर चाहे तो एक ऑपरेटर के साथ मिलकर भी एडिट कर सकता है वो, क्योंकि उसको तो एडिट करना है, लेकिन एक एडिटर को हायर किया जाता है क्योंकि एक डिफरेंट माइंड उस मटेरियल पे काम करे और इंडिपेंडेंटली। एक्चुअली हम लोग ऑडियंस के एडवोकेट होते हैं, ऑडियंस को क्या देखना है, कब देखना है, क्यों देखना है, कैसे देखना है, कितना देखना है, वो हम लोग उस प्रोसेस में डालते हैं। कभी कभी आप कभी कुछ देखते होंगे जहाँ पे टेंशन बिल्ड होता है तो वहाँ कटिंग फास्ट हो जाती है, कभी आपको जहाँ रोमांस देखना है वहाँ कटिंग स्लो हो जाती है, तो एक्टर तो पूरा सीन करके चला जाता है, मगर हम कैसे उसको रोकते हैं, कैसे हम मैनिपुलेट करते हैं टाइम एंड विजुअल को, वो एक एडिटर का काम होता है। मैंने इस 1 मिनट को दिखाने के पीछे मेरा यही रीज़न था कि एक 8 साल की जर्नी को 1 मिनट में मैंने डालने की कोशिश की है विद डिफरेंट कंट्री, विद डिफरेंट कल्चर, क्योंकि हमारे यहाँ होमलेस का रीज़न, फिल्म होमलेस के ऊपर है बाय द वे, क्योंकि एक रात मैं इंडियाज़ डॉटर करके जब मैं आ रही थी तो मैंने रात में देखा, मैं ड्राइव कर रही थी कार और बहुत भयानक बारिश हो रही थी, तो मैं एक जगह रुक गई और मैंने देखा कि एक ब्रिज के नीचे एक बंदा प्लास्टिक के कवर को, शीट को लेकर के सो रहा था। मैंने सोचा कि मैं ड्राइव नहीं कर पा रही हूँ, वो आदमी उस बारिश में सो कैसे रहा है, तो मुझे लगा कि इस पे कुछ कहना चाहिए, कुछ बातें करनी चाहिए, कुछ चर्चा होनी चाहिए। और मुझे लगा कि सिनेमा एक मीडियम है जो कि अगेन जो क्वेश्चन आते हैं कि सिनेमा रिफ्लेक्ट करता है कि हम रिफ्लेक्ट करते हैं ज़िंदगी को, एक्चुअली विज़-अ-वी दोनों होता है साथ में। तो मुझे उस दिन मैंने डिसाइड किया और इस फिल्म को मैंने प्रोड्यूस खुद किया है, क्योंकि मुझे लगा कि फिल्म मैं अपने तरीके से बनाना चाहती हूँ, क्योंकि जनरली आप जब प्रोड्यूसर के साथ काम करते हैं तो आपको उसके, या स्टूडियो के साथ काम करते हैं तो आपको उनके हिसाब से कटिंग करनी पड़ती है, उनके हिसाब से बनाना पड़ता है। बस इस जर्नी में मुझे बहुत लंबा वक्त लग गया, 8 साल। तो 8 साल के मटेरियल को जब आप पूरी फिल्म को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक एडिटर का काम एक्चुअली में होता क्या है। तो आप, मैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर सब थी, उसके बावजूद भी सबसे इम्पॉर्टेंट एडिटिंग था, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री में एक चीज़ और है, आपने स्क्रिप्ट लिखी लेकिन जब आप क्वेश्चन पूछते हैं तो सामने वाला जवाब क्या देगा वो आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं, तो वो आप स्क्रिप्ट नहीं लिख सकते वहाँ पर। ये बहुत बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ होता है फिर। और आपने जो स्क्रिप्ट लिखी है एक्चुअली बहुत रेयर टाइम पे होता है कि उसके हिसाब से आपकी फिल्म बन जाए। तो इसीलिए कहते हैं कि जो एडिटर होता है वो डॉक्यूमेंट्रीज़ में वो डायरेक्टर होता है। तो इस फिल्म का मेरा दिखाने के पीछे ये सारा ऑल टुगेदर रीज़न था कि मैं शुरुआत करूँ इस चीज़ से। ये मेरी पहली डायरेक्टोरियल भी है और मैंने चूज़ किया डॉक्यूमेंट्री से, क्योंकि मुझे इंडियाज़ डॉटर और एक और फिल्म बनाई थी मैंने, फायर इन द ब्लड, उस फिल्म को भी 27 अवार्ड मिले। वो एड्स के ऊपर फिल्म थी कि उस फिल्म की भी कहानी थी कि किस तरह से एड्स में $1 में एक दवा मिल सकती थी, पर 17,000 लोग महीनों में मर रहे थे, लेकिन इतनी महंगी दवाइयाँ थी कि लोग खा नहीं सकते थे और बच नहीं सकते थे। तो उसके ऊपर कहानी है वो, फायर इन द ब्लड। तो दोनों डॉक्यूमेंट्रीज देखने के बाद मुझे लगा कि एक मीडियम बहुत अच्छा है जिसके थ्रू जो मैं चाहती हूँ कहना वो मैं कह सकती हूँ, तो इसके लिए वो दिखाया था। मैम, आप गया से आती है, इंडिया से आती है, एंड फॉर ऑल ऑफ अस टू ड्रीम कि हम आगे जाके कहीं बड़ी जगह जाएं, स्पेशली यू हैव बीन टू हॉलीवुड, यू आर वर्किंग देयर, तो वो कौन सा ऐसा डिफाइनिंग मोमेंट था आपके लाइफ में जब आपने डिसाइड किया कि मुझे फिल्म एडिटिंग में जाना है, स्पेशली व्हेन द टाइम यू एंटर्ड द फील्ड इट वाज अ हेवीली मेल डोमिनेटेड फील्ड। तो आपने ये, वो डिफाइनिंग मोमेंट क्या था आपके लिए, एंड व्हाट वाज द स्ट्रगल लाइक टू बी द फर्स्ट इंडियन वुमन टू वर्क देयर when Indian women could only dream about working in a field like this? इसकी 2-3 प्यारे छोटे छोटे घटना सुनाऊंगी। स्लमडॉग के बाद पूना में मुझे बुलाया गया था अवार्ड फंक्शन देने में। तो एक जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा था कि मेडिसिन के वेरी सेटल करियर को छोड़ के व्हाई हैव यू चोजन द वेरी अनसेटल करियर ऑफ सिनेमा। तो चूंकि मैं एडिटर हूँ, कम शब्दों में सोचा कि कहा जाए, तो मैंने जवाब दिया था, आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। आपके सवाल का जवाब इसमें शामिल होगा। साहिल के किनारों से हमें इनकार तो नहीं, साहिल के किनारों से हमें इनकार तो नहीं, मगर तूफानों से कश्ती निकालने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो मैम, आपको
जब मैं पूछती हूँ कि स्ट्रगल्स के बारे में, आपकी फैमिली वुड हैव बीन अ बिगर सपोर्ट. आपने बताया कि आपके व्हेन वी वर हैविंग अ डिस्कशन यू थॉट कि गिविंग का जो एक आइडिया है वो आपके पापा से आपको मिला है. एंड ऑल ऑफ योर फिल्म्स स्पीक अबाउट गिविंग समथिंग बैक टू द सोसाइटी. सो हाउ दैट आइडिया वाज बिल्ट इनटू यू, और वो कैसे रिफ्लेक्ट हुआ फिर आगे जाके इन सिनेमास? एक बात तो ईश्वर का बहुत शुक्रिया करूंगी, जो करना चाहती थी वो ईश्वर ने करने दिया. और जब आपका हॉबी आपका जॉब बन जाता है तो आप एंजॉय करते हैं और आप उसको करते हैं. सबसे बड़ी शुरुआत थी, मैं एक राजपूत फैमिली से आती हूँ जहाँ पर जनरली लड़कियों को पढ़ा लिखा कर फटाफट शादी कर दिया जाता है. तो पेरेंट्स बहुत अच्छे थे, उन्होंने मुझे जो भी, पहले तो मेडिसिन छोड़ा और सिनेमा को डिसाइड किया तो करने दिया उन्होंने. फिर जो मेरे बाबा थे वो फ्रीडम फाइटर थे और दादी भी उनके साथ रहती थी. तो उस तरह का माहौल जो था हमेशा सोसाइटी में, मेरे फादर सोशल वर्कर हुए, उन्होंने सोशल वर्क किया, तो पापा को हमेशा देखती थी कि कुछ ना कुछ लोगों के लिए करते रहना है. तो जब मैंने अपना करियर शुरुआत किया तो ये सोचा कि जब मैंने इस तरह से फील्ड शिफ्ट किया है तो उस तरह की फिल्में करूं जो कि मैं खुद देखना चाहूँगी. तो ये एक फ्रीडम भगवान ने दिया कि उस तरह की मीनिंगफुल फिल्म. देयर वाज वन जर्नलिस्ट हु आस्क्ड मी अगेन एंड शी रोट माय आर्टिकल विद शी इज क्रेविंग हर करियर विद डूइंग मीनिंगफुल फिल्म्स. तो ये सुन के अच्छा लगता है क्योंकि आप जो करना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह की फिल्में मैं देख ही नहीं पाऊंगी, कई फिल्में मैंने की हैं जैसे आप कई बार आपको करना पड़ता है, बट जिस फिल्म को बैठ के आप देखना चाहेंगे वही आपको करने को मिलेगा. क्योंकि जब भी मैं स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ या फिर कभी ऑफर होता है तो मैं यही देखती हूँ कि इस फिल्म को बैठ के मैं पैसे खर्च करके इस फिल्म को देखने जाऊँगी क्या, और वही मेरा डिसीजन रहता है. तो गिविंग का जो आया वहाँ पर वही फादर से, मोस्टली फादर से और ग्रैंड मदर से, मेरी नानी का काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा है लाइफ में. तो उन्होंने यही कहा कि जो भी सोसाइटी से मिला है वो वापस देना चाहिए. तो वही कोशिश करती हूँ कि जो मिला है उसको मैं दे सकूँ. मैम, यू हैव वर्कड ऑन स्लमडॉग मिलियनेयर, 8 ऑस्कर्स उस मूवी को है, एंड उस फिल्म के एडिटिंग, इंक्लूडिंग बेस्ट एडिटिंग. यस, इंक्लूडिंग बेस्ट एडिटिंग. एंड एडिटिंग वाज वन ऑफ द मोस्ट परफेक्ट एस्पेक्ट्स ऑफ दैट फिल्म. डैनी बोयल के साथ काम आपने किया है, एंड हाउ हैज़ बीन द जर्नी? आई रिमेंबर यू टोल्ड मी कि आपको एक कहानी उस बारे में बतानी है सबको. तो व्हाट वाज द एक्सपीरियंस लाइक एंड व्हाट वाज द स्टोरी एंड आइडिया बिहाइंड ऑल ऑफ इट? डैनी बॉयल जी हमारे लिए एक फिल्म स्कूल थे. एक्चुअली मैं आपको कहूँ तो फिल्म स्कूल में आपको सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, मगर प्रैक्टिकल फील्ड से जो आप सीखते हैं वो उतना आपको फिल्म स्कूल में नहीं मिलता है. तो डैनी बॉयल जी हमारे लिए एक फिल्म स्कूल रहे. उन्होंने हर चीज़ बड़ी बारीकी से सिखाई. और उनकी कही हुई एक लाइन जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, जब हम लोग फिल्म कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि जब मैं छोटा था तो फुटबॉल का कोई प्लेयर थे, बहुत अच्छे प्लेयर, तो वो कहते थे कि यू हैव टू बी राइट एट द राइट टाइम. तो डैनी बॉयल छोटे बच्चे थे, उन्होंने कहा मुझे कैसे पता चलेगा कि राइट टाइम कब आएगा. तो उन्होंने कहा कि मैंने थोड़ा सा उसको ट्विस्ट किया कहावत को. उन्होंने कहा यू हैव टू बी राइट ऑल द टाइम, सो व्हेन द राइट टाइम हिट्स यू हिट द बुल्स आई. तो इतनी छोटी सी बात उन्होंने कही पर बड़ी लंबी, मैंने ज़िंदगी भर संभाल के रखी. और एक बात और, मैं विधु विनोद चोपड़ा जी के साथ मिशन कश्मीर कर रही थी. तो पहाड़ के ऊपर एक सीन था, तो हम लोग को चढ़ के जाना था. तो हम लोगों ने उन्होंने कहा कि जो जो सामान की ज़रूरत हो ले लो. तो मैंने सोचा कि ज़्यादा सब क्या चीज़ की ज़रूरत होगी, मैं सिर्फ एक पेन और एक पेपर लेके ऊपर पहुंच गई. तो एक वो सीन है जिसमें कि हेलीकॉप्टर से संजय दत्त ऋतिक रोशन को चेस कर रहा है. हाँ, तो अचानक विनोद टर्न करते हैं और कहते हैं कि अरे टाइमर लगाओ. टाइमर हम एक्चुअली मेरे पास रहता था. तो मैंने कहा सर वो टाइमर तो मैं नीचे भूल गई. तो उस दिन जो वो विनोद सर बड़े टफ टास्क मास्टर थे, बड़ा टफ सिखाया उन्होंने. तो उन्होंने एक दिन जो बात कही वो मैंने अपनी ज़िंदगी का एक सार बनाया, जो मैं अगेन आपसे शेयर करूंगी, बिकॉज ये छोटी छोटी चीज़ों ने मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है. उन्होंने कहा है कि यू हैव टू बी द बेस्ट. अगर ज़िंदगी में आप बेस्ट नहीं हो गए तो नथिंग सर्व्स, मतलब पर्पस और कोई सर्व नहीं करने वाला. सो यू हैव टू बी द बेस्ट. मीडियोक्रेसी डजंट सर्व एनी पर्पस इन दिस इंडस्ट्री, सो बी द बेस्ट. वही चीज़ मैंने गांठ बांध के रखी. और आपको एक एक्सपीरियंस बताऊं, मतलब एक घटना बताऊं. विनोद सर अपनी एक फिल्म लेकर के हॉलीवुड में आए हुए थे और उस गेस्ट लिस्ट में मेरा भी नाम था.
मैम, हम आज सब लोग एडिटिंग की बातें करने के लिए बैठे हैं, तो एक क्वेश्चन जो एक सामान्य इंसान को आता है वो ऐसा होता है कि जब आपके पास एक रॉ कट आता है सबसे पहले, तो वो कई घंटों का होता है और उसके बाद एक एडिटर का एक्चुअली काम चालू होता है कि रॉ फुटेज से एक फिनिश्ड प्रोडक्ट तक उसको लाना, जो हम लोग देखते हैं उसमें कई कट्स होते हैं। तो हाउ इज दिस जर्नी? आपके पास रॉ जब फुटेज आता है तब वो कैसा होता है और उसमें क्या प्रोसेस जाती है पूरी कि आप उसको एक फाइनल फिनिश प्रोडक्ट दे, और आपका वर्क फ्लो इसमें कैसा होता है? हाउ डू यू डिसाइड व्हाट टू कीप, व्हाट नॉट टू कीप? हाउ डज द कट्स वर्क? और एडिटिंग में क्या क्या सीक्वेंसेस जाते हैं? व्हाट्स योर वर्क फ्लो लाइक? तो सबसे पहले होता है कि आपने बार बार ये वर्ड सुना होगा मुझसे भी, और हमारे से पहले जो वर्कशॉप पैनल हुआ, रशेज। वो जो फुटेज होता है, रशेज मीन्स जो शूट किया जाता है, शूट किया हुआ फुटेज। तो आप सबसे पहले उस फुटेज को देख के, अगर आप सेट पे रहते हो तो आप तो देख रहे होते हो। जनरली हॉलीवुड में एडिटर जो है वो सेट पे रहता है, हम लोग सेट पे रहते हैं, तो आप उसको देखते हो। उसके बाद फुटेज को ट्रांसफ़र किया जाता है, उसको ट्रांसफ़र, तो हम लोग उस फुटेज को समझने के लिए आप मिनिमम 2 बार देखना पड़ता है। पहली बार तो आप देखते हो एज एन ऑडियंस। तो जब मैं पहली बार देख रही होती हूँ तो मैं, मेरी जो गुरु थी उन्होंने, रेनू सलूजा जो मेरी पहली गुरु थी, उन्होंने मुझे सिखाया कि जब पहली बार रशेज देखो तो नोट बनाओ, क्योंकि वो जो रिएक्शन होता है आपका फुटेज के ऊपर, वो ऑडियंस का रिएक्शन होता है। वो रिएक्शन फिर बाद में नहीं आएगा, बिकॉज फिर आपकी ऑब्जेक्टिविटी धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। अब जितनी बार, एक ही फिल्म को कितनी बार देख सकते हैं आप? 5 बार देख सकते हैं, 10 बार देख सकते हैं? नहीं ना, हम एक ही फुटेज को कम से कम 50 से 100 बार देखते हैं। तो आपको उतनी बार देखने के बाद भी अपनी ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन रखने के लिए जब हम पहली बार फुटेज को देखते हैं तो हम अपने नोट बनाते हैं। और मेरे अपने लाइफ के एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि जो नोट बनाती हूँ मैं, जिसको सोचती हूँ इसको रखना चाहिए, फाइनल फिल्म में वो ऑलमोस्ट 80 to 85% रहता है, क्योंकि अल्टीमेटली आप फिल्म ऑडियंस के लिए बना रहे हैं। तो वो जो पहला रिएक्शन होता है आप नोट डाउन करते हैं, बिकॉज आप याद कैसे रखेंगे? 500 घंटे के फुटेज में आप कितना याद रख सकते हैं? तो आपने जो नोट बनाया, तो जब हम फर्स्ट टाइम देखते हैं ऑडियंस के हिसाब से, सेकेंड टाइम हम टेक्निकली देखते हैं उस चीज़ को कि इसमें कुछ कैमरा को कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया है, ऑडियंस का आंख, मतलब जो कैरेक्टर है उसके आंख तो कुछ नहीं इधर उधर हो गए, तो हम टेक्निकली देखते हैं सेकेंड टाइम। फिर हम सेकेंड टाइम उसका नोट बनाते हैं। इस तरह से बना करके हमने एक, उसको कहा जाता है असेंबली या लाइनअप। तो एक स्टोरी, हम पहली चीज़, जब मैं फिल्म शुरू करती हूँ तो डायरेक्टर से मैं नरेशन लेती हूँ। पहली बार मैं देखती हूँ कि डायरेक्टर कहाँ पे किस तरह के इमोशन अपने ऊपर नीचे कर रहा है, उसके भी मैं नोट बनाती हूँ, क्योंकि विज़न तो एक्चुअली डायरेक्टर का है, वो मैं तो ड्राइवर हूँ, मुझे मतलब डायरेक्टर बताएगा कि जाना कहाँ है, पर मैं उसमें अपना क्या फ्लेवर डाल सकती हूँ, ये एक एडिटर का, एक अच्छे एडिटर या जो भी बेहतर, जनरली एडिटर अच्छे ही होते हैं, तो एडिटर का वो अपना इनटेक होता है। तो फिर आपने एक लाइनअप बनाया या असेंबली बनाई, उस असेंबली के बाद फिर आप आप कह सकती हैं कि रफ कट टाइप का बनाते हैं, आप रफ कट बनाते हैं जिसमें म्यूजिक, साउंड इफेक्ट सब डाला जाता है, क्योंकि रफ आप देखेंगे तो आप कुछ समझ नहीं पाएंगे, जैसे कोई भी नॉर्मल आदमी देखेगा, तो उसमें म्यूजिक, साउंड इफेक्ट सब डाला जाता है। उसके बाद फिर हम लोग डायरेक्टर के साथ बैठना शुरू करते हैं और फिर फर्स्ट कट बनता है, फिर हम प्रोड्यूसर के साथ बैठते हैं और फिर हम फाइनल कट पे पहुंचते हैं। फिर वो तो धीरे धीरे, और क्या होता है, आपने जैसे 500 घंटे की फुटेज है तो आप 6 से 7 घंटे का आपका लाइनअप हुआ। फिर आप सेकंड टाइम, जो आपको जब आप बार बार देखने लगते हैं चीज़ों को ना, तो सही क्या है गलत क्या है आपको अपने आप समझ में आने लगता है। जो आपको मे बी फर्स्ट टाइम सही लग रहा था, बाद में लगेगा नहीं ये नहीं बनेगा, ये जा सकता है, ये नहीं जा सकता है। तो ऐसे करते करते 7 आवर्स, 6 आवर्स, 5 आवर्स, 4 आवर्स, फिर जब 3 आवर्स में आते हैं तो हम लोग फिर हॉलीवुड की बात कर रही हूँ, ब्लाइंड स्क्रीनिंग्स रखते हैं, लोगों को बुलाते हैं, एक पेन पेपर देते हैं और फिर वो अपने जो उनको लगता है कि सही नहीं है या इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है या जो अच्छा है, सभी नोट विदाउट अपना नाम वो लिख के चले जाते हैं। फिर उस नोट पे हम लोग काम करते हैं। फिर प्रोड्यूसर्स अपने लोगों को भेजते हैं या प्रोड्यूसर्स नोट्स भेजते हैं, तो उसको प्रोड्यूसर्स नोट्स पे फिर हम काम करते हैं। तो ऐसे करते करते धीरे 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 एक टाइम आता है जब आप स्क्रीनिंग रखते हैं और कोई भी नोट नहीं आता है, तब आपको लगता है कि अब हमारी फिल्म कंप्लीट हो गई है, हमें फिल्म बनाना है, मतलब रिलीज़ करना चाहिए। तो ये एक प्रोसेस होता है, वर्क फ्लो होता है फिल्म का।
मैम जैसे कमर्शियल मूवीज होती है एंड कुछ मूवीज होती है विच आर मेड ऑन सेंसिटिव टॉपिक्स, आपने स्लम डॉग मिलीनियर बनाई, आपने इंडियाज डॉटर भी बनाई, तो व्हेन इट कम्स टू मेकिंग मूवीज ऑन सेंसिटिव टॉपिक्स जिसमें सोशल एलिमेंट एक है, तो क्या उसमें एडिटिंग का फर्क होता है कमर्शियल और सेंसिटिव सोशल टॉपिक्स में? बिल्कुल, जहाँ फिल्म की कहानी बदली, सब्जेक्ट बदला, इमोशन बदल जाते हैं, क्योंकि वहाँ सेंसिटिव सब्जेक्ट पे हमारे पास जिम्मेदारी हो जाती है जवाब देने की, इमोशन को हैंडल करने की, उसको ठहराव से दिखाने की। उसमें मैं एक्सट्रैक्शन की तरह कटिंग नहीं कर सकती हूँ इंडियाज़ डॉटर में, है ना, और एक्सट्रैक्शन में मैं इंडियाज़ डॉटर की तरह कटिंग नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि वो डिमांड वो है। अगर बारिश होती है तो आप छाता निकाल लेते हैं, फिर जब ठंड आती है आप छाता रख देते हैं। तो जिस तरह का जो डिमांड है आप वो करते हैं, उसके हिसाब से आप करते हैं। और स्पेशली जो फिल्में इस तरह की सेंसिटिव होती हैं उसके पास आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि आप बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट से डील कर रहे होते हैं, तो जस्टिस करना आपकी एक जिम्मेदारी हो जाती है उसमें। तो यू हैव अ मोर रोल प्ले टू डू इट इन सच काइंड ऑफ थिंग्स। और बाकी फिल्मों में तो आप हाँ, एक चीज़ और, क्या रखना है और क्या नहीं रखना है, ये एक बहुत डिफिकल्ट सवाल है। ये एक तो आप डायरेक्टर आप पे ट्रस्ट भी करता है, और जनरली डायरेक्टर्स के ना कट्स आते हैं, आपको भी पता होगा। डायरेक्टर अपना एक उसको जो चॉइस होता है वो अपना एक सर्कल करके भेजता है, तो हम उसको देखते हैं, हम फर्स्ट प्रेफरेंस करते हैं कि हम डायरेक्टर का चॉइस का यूज़ करें। और कई बार ऐसा होता है कि हमको डायरेक्टर से ज़्यादा अच्छा दूसरा टेक लगता है, तो हम डिस्कस करते हैं। वहाँ भी डायरेक्टर और एडिटर का रिलेशनशिप जो है इट्स लाइक अ हस्बैंड एंड अ वाइफ टाइप का होता है, बिकॉज यू आर सिटिंग डे इन डे आउट विद दैट पर्सन। तो इतना फेथ, उसको भी मुझ पे फेथ कि ये मेरे मटेरियल के ऊपर जस्टिस करेगी, और मुझे भी उस पर फेथ, जो मैं करूँगी वो उसको जस्टिफाइड समझेगा उस चीज़ को। और मैंने देखा है कि बहुत जो बेहतरीन डायरेक्टर्स होते हैं वो बहुत ट्रस्ट करते हैं अपने एडिटर्स पे। मैं जो लेस्ली के साथ एक छोटा सा अनुभव बताती हूँ मैं। कई चीज़ों में लेस्ली कहती थी, हमारा था कि अगर 5 रीज़न मैं दे दूँगी तो वो कट, मेरा जो कट है वो रहेगा, अगर 5 रीज़न वो दे देगी तो उसका कट रहेगा। बट अगर हम दोनों का सिमिलर होता था तो कहती थी आई एम द बॉस, तो माई कट विल गो। बट फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग आती थी और कहती थी अनुराधा यू आर राइट, लेट्स डू इट योर वे। सो दिस इज व्हाट मेक्स इट वर्क। एडिटर और जो कोऑर्डिनेशन होता है आपस में, किसी भी टेक्नीशियन के साथ आप देखिए। और एक चीज़ और जो एडिटिंग का मैं मिस कर गई थी, जितनी भी गलतियाँ छोटी मोटी जैसी भी हो जाती है फिल्म्स की, हमारे पास उसका हम करेक्शन करते हैं, बिकॉज हमारे बियॉन्ड फिर सीधे फिल्म थिएटर में जाती है, तो उसके बाद कुछ हो नहीं सकता। तो बहुत ही जिम्मेदारी का काम है, बहुत सोच। रनिंग फुटेज पे आपके माइंड को चलना चाहिए, बिकॉज एक पायलट की तरह दिमाग होना चाहिए, बहुत क्विक डिसीजन लेना पड़ता है, क्योंकि 500 घंटे के फुटेज को, अगर 200 घंटे का भी फुटेज है, अगर आप देखने जाएंगे तो 6 महीने तो उसी में निकल जाएगा, 2 बार देखेंगे तो बहुत रनिंग फुटेज के साथ आपके माइंड को आप, और जो एक्सपीरियंस के साथ आ जाता है, आप समझने लगते हैं कि इसके साथ काम करेगा कि नहीं। और कई बार जब होता है, जब आप 5 घंटे से 3 घंटे पे आते हैं, तो उसमें आपको लगता, आप हटा के देखते हैं कि इसके बिना फिल्म चल रही है क्या, इसके बिना स्टोरी में कहीं डिस्टर्बेंस तो नहीं आ रही है। तो ये सब इस तरह से ट्रायल एंड टेस्ट करते रहते हैं आप, उसके साथ देखते हैं कि जो स्टोरी को सबसे बेहतरीन तरीके से कहे, फिर उस चीज़ को आप उसमें रखते हैं। मैम आपने एक्सट्रैक्शन की भी बात की। हाँ। एक्सट्रैक्शन 1 बहुत चली और उसमें मैंने 1 ही किया था, सेकंड में मैं बीमार थी, मुझे पेंडेमिक के टाइम पे इन्फेक्शन हो रखा था, तो आई कुडंट गो। ओके, सो उसमें एक्सट्रैक्शन में बहुत मूवमेंट्स है, देयर इज अ लॉट ऑफ रनिंग, देयर इज अ लॉट ऑफ जंपिंग, देयर इज अ लॉट ऑफ ड्राइविंग। तो ऐसे जो मूवीज है, does the movie drive the editing or it's the editing that makes the movie look that way? both ways both ways उस फिल्म पे मैंने इतने, मतलब इससे पहले मैंने कभी एक्शन फिल्म किया नहीं था। मुझे एक्चुअली रूसो ब्रदर के साथ काम करने का बहुत दिल था। उसी समय मैं गुरिंदर चड्ढा के साथ फिल्म कर रही थी एक, और अचानक कॉल आया मुझे कि ये फिल्म करना है, तो उस फिल्म को मुझे छोड़ना पड़ा, जिसका मुझे बहुत दुख भी हुआ। वो भी अच्छी प्रोजेक्ट थे वो भी, बट मैं चूँकि एक्सपीरियंस करना चाहती थी कि कटिंग का क्या डिफरेंस है, जैसा आप सवाल पूछ रही हैं, मैं भी वो देखना चाहती थी। हाँ मैम, कंप्लीटली डिफरेंट माइंडसेट अलग होता है, कटिंग स्टाइल डिफरेंट होता है, पेसिंग करना डिफरेंट होता है, सब कुछ अलग होता है उसमें। और उसमें इमोशन से ज़्यादा, हालांकि आपको इमोशन फिर भी रखना पड़ता है, इन स्पाइट ऑफ दैट इमोशन रखना ही पड़ता है, बट कटिंग, पेसिंग, रिदम सब डिफरेंट होता है, म्यूजिक, स्टाइलिंग, एवरीथिंग डिफरेंट, एकदम अलग है।
एंड आपने जैसे एक जैसे मैं आपको इसका छोटा एग्जांपल बताऊं, यश चोपड़ा जी राम गोपाल स्टाइल ऑफ फिल्म नहीं बना पाते, मतलब लाइक नॉट नहीं बना पाते, बट नहीं ट्राई किया है। और राम गोपाल जी यश इट्स लाइक अ दैट काइंड ऑफ डिफरेंस, बहुत डिफरेंस होता है। एंड आपने एक जो डायरेक्टर और एडिटर का रिलेशनशिप डिफाइन किया, सो हाउ इज इट वर्किंग विद फर्स्ट टाइम डायरेक्टर्स, क्योंकि उनका एक विजन होता है, वो फर्स्ट टाइम है डायरेक्शन के फील्ड में आए हैं, तो हाउ इज द एक्सपीरियंस वर्किंग विद फर्स्ट टाइम डायरेक्टर्स? मैंने 2 बार फर्स्ट टाइम डायरेक्टर के साथ काम किया है, थोड़ा टफ रहा है मैम, थोड़ा टफ होता है क्योंकि कई बार आप उनको कुछ समझाते हैं तो वो ईगो पे ले लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ओह शी वांट्स टू टेल मी दैट, बट वो बहुत बहुत टफ होता है क्योंकि कुछ चीज़ें आप एक्सपीरियंस के साथ ही समझ सकते हैं। कुछ चीज़ें जैसे मैंने अपनी पहली फिल्म जो की थी मैरी गोल्ड की थी, अब मैं देखती हूँ तो मैं उसको बिल्कुल डिफरेंट काटती, मैं उस फिल्म को एब्सोल्युटली डिफरेंट तरीके से मैं काटती। तो यू ग्रो, यू प्रोसेस, यू इवोल्व, वो उनको समझाना कई बार, और स्पेशली जब फीमेल हो तो थोड़ा सा टफ हो जाता है मैम, बताना उनको, समझाना उनको कि ये क्या है। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है मैम ये। थैंक यू। ओके, एंड मैम लाइक हम बहुत बार सोशल टॉपिक्स पे बात करते हैं, एक्सट्रैक्शन पे बात करते हैं, स्टोरी टेलिंग पे बात करते हैं, तो जो फर्स्ट टाइमर्स आ रहे हैं अब फिल्म एडिटिंग में, आपने जैसे बताया कि फर्स्ट टाइम डायरेक्टर्स के साथ काम करना टफ है, यहाँ पे ऐसे ऑडियंस में बहुत लोग बैठे होंगे हु वुड वांट टू वर्क इन फ्यूचर इन फिल्म एडिटिंग, तो ऐसे कौन से स्किल्स हैं, जैसे एक परसीवरेंस और पेशेंस तो हमने सुन लिया मैम से कि वो आना चाहिए, लेकिन व्हाट प्रैक्टिकल स्किल्स डू ड्राइव फिल्म मेकिंग नाउ? What kind of practical skills should today's generation carry forward with them? One thing which I notice and which I feel कि आज के जनरेशन में, आजकल आप देखते हो कि फिल्में बड़ी लंबी लंबी होती हैं, 3 घंटा 4 घंटा, मतलब वो मुझे लगता है कि इफ़ यू कैन टेल योर थिंग्स इन द काइंड ऑफ, आप ना ऑडियंस का पेशेंस चेक नहीं कर सकते हैं। और मुझे जो लगता है, मैं बाय मीन्स मेरा नेचर में भी इनसाइड है, मैं बहुत इम्पेशेंट हूँ व्हेन इट कम्स टू थिंग। और मैंने एक फिल्म हम लोग कर रहे थे, उसमें डायरेक्टर साहब ने उस फिल्म को 9 मिनट मेरे काटने के बाद बढ़ा दिया और पिक्चर वो चली नहीं, हालांकि दैट्स एब्सोल्युटली लक। बट फिर मैंने देखा कि अगर हम एक फ्रेम एक कट पे छोड़ते हैं तो पिक्चर 7 to 10 मिनट्स लंबी हो जाती है। तो आप जो चीज़ आपको सही नहीं लग रही है, कई बार मुझे लेस्ली ने भी एक फिल्म के दौरान इंक्लूडिंग इंडियाज़ डॉटर, उसने कहा अरे छोड़ो छोड़ो इसको करके फाइनल कर देते हैं, बहुत हो गई फिल्म बराबर। मैंने कहा नहीं लेस्ली, हम अगर छोड़ देंगे तो ऑडियंस हमें नहीं छोड़ेगी। तो वो जो चीज़ है ना, मैं जो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है आजकल का कि वो है टाइम का ड्यूरेशन, क्योंकि जब से डिजिटल हुआ है हमारे पास ऑप्शंस बहुत हो गए हैं, हम इस तरीके से भी देख सकते हैं, उस तरीके से भी देख सकते हैं, हमको लगता है ये भी अच्छा लग रहा है, वो भी अच्छा लग रहा है। तो ये जो प्रेफरेंस ऑफ टाइम को लिमिट करना बहुत ज़रूरी है मैम, क्योंकि फिल्में इतनी लंबी लंबी हो जाती हैं कई बार, तो आप और फिर वो आप खुद नहीं देख पाते हैं तो फिर ऑडियंस कैसे एक्सेप्ट करेगी। तो एक मुझे वो लगता है। दूसरा लगता है कि पेशेंस, मुझे लगता है कि पेशेंस भी थोड़ा सा अभी अब आने वाले जनरेशन को, बिकॉज कुछ भी अच्छी चीज़ को बनने में वक्त लगता है। बच्चा, मैं चाहूँगी 1 दिन में हो जाए तो नहीं होगा, और 9 महीने लगेगा ही लगेगा। तो किसी भी अच्छी चीज़ को तराशने में आपको थोड़ा टाइम लेना पड़ेगा मैम, टाइम देना भी पड़ेगा। तो 1 दिन में या 10 दिन में या 15 दिन में एडिट नहीं हो पाता है। एडिट को आपको सजाना पड़ता है, वो इमोशनली सजाना पड़ता है, आपको एथिकली सजाना पड़ता है, उसको आपको थोड़ा मटेरियल को आर्टिकुलेट करना पड़ता है, तो उसमें वक्त लगेगा मैम। आप देखोगे, सोचोगे, फिर समझोगे, फिर आज थक गए दिमाग, तो अगर आपने कर दिया काम तो मैकेनिकल काम होगा, तो आप नेक्स्ट डे आओगे। आजकल का जनरेशन देखते हो हरी में है, लेट्स डू इट फास्ट, वो जो स्वाइप करने वाला है, एडिटिंग स्वाइप से नहीं हो सकता मैम, उसमें वक्त लगेगा, आपको देखना पड़ेगा कि व्हाट इज़ वर्किंग, व्हाट इज़ नॉट वर्किंग। जैसे मैं एडिट करती हूँ तो मैंने आपको ये भी दिखाया, तो एक चीज़ वो भी बताना चाह रही हूँ, मैं कट टू कट करती हूँ। कट टू कट मीन्स 2 शॉट को साथ में डालना, तो आप डिसॉल्व भी कर सकते हैं, बहुत आसान है। 2 फुटेज को लीजिएगा, डिसॉल्व डाल दीजिए, चला गया, काम हो गया। लेकिन वो जो ऑडियंस को एक्सपीरियंस कट टू कट से होता है, वो एक्सपीरियंस डिसॉल्व से आएगा ही नहीं, आप कुछ भी कर लीजिए, बिकॉज वो इमीडिएटली आप उससे आउट हो गए। और हम जब ब्लाइंड स्क्रीनिंग करते हैं मैम, एक चीज़ उसमें ऐड करना चाहती हूँ मैं, जब हम ब्लाइंड स्क्रीनिंग करते हैं तो मैं सबसे पीछे खड़ी होती हूँ और देखती हूँ कि पिक्चर देखने के दौरान कितनी बार लोग अपना मोबाइल निकाल रहे हैं, क्योंकि जब मोबाइल निकाल रहे हैं इसका मतलब मुझे उस पोर्शन में काम करना है,
my audience is getting disconnected from my film, from the story I'm telling. तो वो सब मैं इस तरह से कर करके आप डेवलप करते हैं चीज़ों को. तो ये सब चीज़ें मुझे लगता है आने वाले जनरेशन को थोड़ा सा करना चाहिए. पिक्चर को बेहतरीन तरीके से और बेहतरीन चीज़ बनाने में थोड़ा वक्त लगता है मैम, तो वो वक्त देना चाहिए थोड़ा. थैंक यू मैम. एंड साथ ही यू हैव वर्कड ऑन सेवरल जॉनर्स, डॉक्यूमेंट्री, मूवीज एंड OTT प्लेटफॉर्म पे जो कुछ स्क्रीनिंग अभी हो रहा है उसके एडिटिंग में कितना फ़र्क है? उसमें अगर आप मूवी एडिट कर रहे हैं, आप डॉक्यूमेंट्री कर रहे हैं, आप OTT प्लेटफॉर्म्स पे इफ़ यू आर एडिटिंग ऑन वेब सीरीज, व्हाट इज़ द डिफरेंस इन एडिटिंग दैट गोज इन इट? मेरा फीचर फिल्म का बैकग्राउंड है, तो जब इंडियाज़ डॉटर की स्क्रीनिंग हो रही थी एक जगह कहीं US में, तो एक रिएक्शन जो उन्होंने दिया था, काफ़ी मेजरली लोगों ने दिया था, वो कहा था कि फीचर फिल्म की स्टाइल की लग रही है, ऐसा लग रहा है कि हम फीचर फिल्म देख रहे हैं. क्योंकि चूँकि मेरा बैकग्राउंड वो रहा है और इन्फ्लुएंस ज़्यादा उसका रहा है, तो जो स्टोरी टेलिंग का तरीका होता है मेरा, भले डॉक्यूमेंट्री या फीचर हो, वो मुझे अच्छा लगता है, फर्स्ट पर्सन अकाउंट, तो मैं उस तरह से स्टोरी टेलिंग करती हूँ. बट डेफिनेटली डॉक्यूमेंट्री का स्टाइल थोड़ा अलग होगा ही, बिकॉज आपको अनरिलेटेड, अनस्क्रिप्टेड चीज़ों को कनेक्ट करना होता है. फीचर फिल्म में आपके पास एक स्क्रिप्ट है, आपके पास डायरेक्टर का विजन है, आपके पास बहुत सारी सुविधाएं हैं, मींस एक सेटल माहौल में, कंफर्टेबल जोन में सब कुछ किया गया है. डॉक्यूमेंट्री के साथ ऐसा नहीं है, उसमें तो थोड़ा स्टाइलिंग अलग होती है. उसमें आपको चूँकि क्रिएट करना पड़ता है, और क्रिएशन के साथ साथ आपको ये भी देखना है कि इमोशनली कनेक्ट हो, बिकॉज कोई भी मीडियम हो, चाहे वो एड फिल्म हो, फीचर फिल्म हो, शॉर्ट फिल्म हो, इमोशनल कनेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. तो वो आपको लाना है, अदरवाइज कोई आपकी ऑडियंस कनेक्ट देखेगी नहीं, वो चुपचाप चली जाएगी. तो हर चीज़ में आप किसी भी कोई भी स्टाइल आप ले, उसमें ये चीज़ ज़रूर देखना है कि आप एक स्टोरी कह रहे हो, कुछ भी हो आप एक स्टोरी कह रहे हैं, क्योंकि ऑडियंस जो आ रही है कुछ ना कुछ देखने आ रही है, और जब आप स्टोरी कह रहे हैं तो उसमें इमोशनल कनेक्ट देना जरूरी है, नहीं तो वो कनेक्ट नहीं होगी आपकी चीज़ों से, तो उतना इम्पैक्ट नहीं होगा उस चीज़ का. And ma'am, you started working or you went to Hollywood 21 years back. तो उस 21 साल में जब आप हॉलीवुड में गई, what was the difference जो आपको इंडियन फिल्म इंडस्ट्री और हॉलीवुड दोनों में लगा, कि वर्क पैटर्न हो, एडिटिंग हो, what's the work environment like? तो वो क्या डिफरेंस है which sets the Indian film industry and Hollywood apart? जनरली मेरा कॉन्ट्रैक्ट 1 या 1.5 साल 2 साल पहले होता है, तो वहाँ 2 साल पहले सबको पता होता है कि कहाँ पे शॉट लिया जाएगा, क्या शॉट लिया जाएगा, क्या किया जाएगा, सब कुछ पता. तो वहाँ ऑर्गेनाइज बहुत है, हर चीज़ बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, बहुत प्लान्ड है. वो लोग 2-2 साल प्लानिंग में लेते हैं और शूटिंग 30 to 40 डेज में ख़त्म कर देते हैं. तो वो आप तभी कर सकते हैं जब आप बहुत वेल प्लान्ड हो. तो वहाँ बहुत वेल प्लान्ड है. और जब मैं यहाँ से गई थी उस समय मुझे लगता है उसी समय नया नया बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री को इंडस्ट्री का स्टेटस मिला था, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को. तो बेबी की तरह इवॉल्व हो रही है, और आजकल मुझे अच्छा लगता है जब इन सबको देखती हूँ, तो मुझे खुशी होती है कि हमारा इंडस्ट्री बहुत अच्छा इवॉल्व कर रहा है, टेक्निकली भी और अदरवाइज भी. वो प्रोफेशनलिज्म थोड़ा सा ज़्यादा है. जैसे आज सवेरे मॉर्निंग में पेमेंट की बात हो रही थी, तो वहाँ एक बार आपका कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो कोई भी आदमी आपका ना पैसा रोक सकता है, ना कुछ में कुछ गलत कर सकता है. मंडे मॉर्निंग या ट्यूसडे मॉर्निंग, जिस दिन का डेट फिक्स है, आपके पास बैंक में अकाउंट में पैसा आ जाएगा. वो तो वहाँ इस सब चीज़ का स्ट्रगल नहीं है बिल्कुल भी, और थोड़ी प्रोफेशनल हैं चीज़ें और ऑर्गेनाइज्ड हैं. एंड टेक्निकली कुछ डिफरेंसेस है, जैसे सेटअप अलग है या टेक्निकली एडवांसमेंट्स ज़्यादा है? ऑब्वियसली टेक्निकली एडवांस्ड हॉलीवुड है, बट इन केस ऑफ एडिटिंग स्पेशली इफ यू आर गेटिंग अ डिवाइस जिस पे आपको एडिटिंग करना है, मैम वहाँ डिवाइस थोड़ा सा डेवलप ज़्यादा है. जैसे वहाँ पर उसके बाद हमारे यहाँ आता है, तो वहाँ थोड़ा सा पहले है, उसके बाद यहाँ पर आता है. तो स्लोली अब थोड़ा टाइम गैप कम हो गया है. पहले थोड़ा वक्त था, जैसे एविड वहाँ बहुत पहले आ गया, यहाँ काफ़ी सालों बाद आया. लेकिन अब सब कुछ चीज़ें क्वाइट मे बी 3 to 6 मंथ यहाँ भी अब आ जाता है. तो टेक्निकली आई थिंक इट्स मोर और लेस काइंड ऑफ सिमिलर. थोड़ा तो सा यहाँ VFX का मैक्सिमम चीज़ें, अब आप कोई भी फिल्म हॉलीवुड की फिल्म देखिए, VFX का लिस्ट 80% इंडियन लोग होते, आर्टिस्ट होते हैं सारे. तो डेफिनेटली. एंड थोड़ा सा अब हम आपके पर्सनल लाइफ के तरफ आते हैं. यू हैव अ 13-year-old डॉटर, यू स्विच बिटवीन बॉम्बे एंड LA. तो हाउ डू यू, जो मैनी प्लेसेस, कभी लंदन, कभी यूरोप, ऑब्वियसली. तो एक क्वेश्चन जो हम सभी को पूछते हैं, हर महिला को पूछा जाता है, हाउ डू यू मैनेज ऑल ऑफ दिस? बिकॉज आई रिमेंबर यू टेलिंग मी दैट ड्यूरिंग लव सोनिया यू हैड टू फेस अ लॉट ऑफ फैमिली
issues in between, the editing was going on, you had to go back and forth to the hospital. So how do you manage certain situations, especially when your movie is into editing? हाँ, ये एक आयरनी है। आप इमोशन पर्दे पे दिखाते हैं पर रियल लाइफ में दिखा नहीं सकते आप, आपको कंट्रोल करना पड़ता है उसको। ये एक इंसिडेंट हुआ था, आई वाज डूइंग लव सोनिया, एट द सेम टाइम मैंने अपनी फिल्म, ये जो वेलकम होम आपको ट्रेलर दिखाया था, उस फिल्म को शुरू किया था मैंने। डे टाइम में मैं अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहती थी, उनके साथ ही रही हूँ मैं। तो डे टाइम में मैं हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल उनको ट्रीटमेंट करवाती थी, दिखाती थी, और रात में मैं बैठ के, और मेरा सोने का टाइम ट्रैवल टाइम होता था बिटवीन हाउस, स्टूडियो एंड हॉस्पिटल। रात में मैं लव सोनिया को एडिट करती थी, और इंडियाज़ डॉटर के बाद लव सोनिया लिया था मैंने। दोनों इमोशनली काफ़ी मतलब आपको स्क्वीज़ करने वाली फिल्म थी, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि आप मगर अगेन आपको एक राइट वर्ड ढूंढ रही हूँ मैं, आपको अपने इमोशन को डिफरेंटली हैंडल करना पड़ता है, क्योंकि आप पिक्चर का रिलीज़ का डेट तय है, तो आपके बाकी पर्सनल इश्यूज़ को आपको पोस्टपोन करना पड़ेगा या फिर उसको रैक पे रखना पड़ेगा, क्योंकि अब रिलीज़ डेट तय है। तो आपको हमेशा उस साइकिल में काम करना पड़ता है, कहते हैं बैकवर्ड्स। तो उस जगह में उतना वो काम, कभी कभी आप बहुत ड्रेन आउट हो जाते हैं, और यू रियली वांट टू टेक अ ब्रेक एंड बट एट टाइम्स यू कांट, बिकॉज मुझे याद है मेरे एक दोस्त की शादी तय हुई थी और रिलीज डेट तय था, तो उसकी 2 बार शादी मिस हुई। तीसरी बार वो लड़की भाग गई। उसने कहा जब तुम्हारे पास टाइम नहीं है शादी करने का तो मेरे पास देने का टाइम कहाँ से होगा। तो दीज थिंग्स हैपन। तो ऐसे भी स्ट्रगल्स है, वी शुड कीप दैट इन माइंड टू। लेकिन मैम अभी एक बज़वर्ड है जनरेटिव एआई। सब लोग छोटी छोटी मूवीज उससे बनाते हैं, सोरा से बनाते हैं, गूगल वीओ से बनाते हैं, एंड एवरीबडी थिंक्स दे कुड बी अ बेटर फिल्म मेकर यूजिंग एआई। What is your take on artificial intelligence's introduction into film editing? Could that happen? That's a good question. When I was introduced to AI, the first thing I thought कि मेरा जॉब में क्या होगा, पर फिर मैंने सोचा कि एआई इमोशन कैसे चेक करेगा, इमोशन कैसे पता करेगा कि किस इमोशन पे डायलॉग को रोकना है, किस इमोशन पे डायलॉग को काटना है या ये शॉर्ट चेंज करना है। आप कट टू कट करवा सकते हैं एआई से, बट इमोशनल जो उसमें टच आता है उसका एआई से करना मुश्किल है। बट एट द सेम टाइम हैविंग सेड दैट, टेक्नोलॉजी को से आप बच नहीं सकते हैं। हमने मूवीओला से काम शुरू किया, फिर स्टीनबेक पे आए, फिर एविड आया। जब एविड आया तो मुझे याद है रेनू जी और हम लोग सब ने बहुत अपोज किया कि नहीं हम कंटिन्यू करेंगे इस पे स्टीनबेक पे ही। बट फिर टेक्नोलॉजी की ऐसी चीज़ है आपको उसके साथ चलना ही पड़ेगा, बिकॉज वो एक इनएविटेबल डेवलपमेंट है। फिर उसको आप कैसे बेस्ट यूज़ कर सकते हैं, अभी फ़िलहाल अभी मुझे आने वाले 10 years में नहीं दिखता है कि एडिटिंग को उसके थ्रू रिप्लेस किया जा सकता है, क्योंकि इमोशन एक ऐसी रनिंग फुटेज में आपको आपके माइंड को वर्क करना है, राइट? योर फुटेज इज रनिंग एंड यूर डिसाइडिंग। तो हाउ विड एन एआई डिसाइड दैट ईदर दे हैव टू डेवलप समथिंग दैट देन विच कैन बी डन, अदरवाइज तो बहुत मुश्किल है कि आप इमोशन को एआई के थ्रू कैसे कंट्रोल कर पाएंगे जब आपको मूवी में नरेशन करना है। हाँ, एक कट टू कट करना है तो वो कर देगा, आप उसको कह दीजिए कि इस सीन को इस सीन से, इस सीन को इस सीन से डाल दीजिए, इट विल मेक इट। बट वो जो मैं आपसे कह रही थी कि ट्विस्ट्स जो हम करते हैं, टाइम को स्क्वीज करते हैं, टाइम को एक्सपैंड करते हैं, टाइम डायलॉग्स को शिफ्ट करते हैं, कभी आगे पीछे करते हैं इमोशन को वो करने के लिए, साइलेंट स्पेसेस लाते हैं, ये एआई कैसे समझेगा? आप उसको फीड करके करेंगे, हो सकता है ऐसा डेवलप हो सके, बट इमोशन को कैच करना अभी फिलहाल मुझे लगता है आने वाले 10 years में डिफिकल्ट है। आपने इतने सारे प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, विच इज़ द वन प्रोजेक्ट दैट इज़ वेरी क्लोज टू योर हार्ट एंड विच इज़ वन प्रोजेक्ट जिसमें आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा इन केस ऑफ एडिटिंग इट, चाहे वो किसी डायरेक्टर के साथ अनबन हो या उस पे काम करने का आप अपना पर्सपेक्टिव अलग हो। सो विच इज़ दी वन प्रोजेक्ट दैट इज़ वेरी क्लोज टू योर हार्ट कि कुछ भी हो जाए ये आपका फेवरेट रहेगा, ये आपका चाइल्ड रहेगा, एंड विच इज़ दी वन प्रोजेक्ट वेर यू हैड टू स्ट्रगल अ लॉट? इंडियाज़ डॉटर अनडाउटेडली। उस फिल्म को हमने 2 बार बनाया है, एक बार बना के लाए, कुछ प्रॉब्लम्स हो गए,
फिर दोबारा बनाया है। और मुझे याद है, मुझे उतना अप्रिशिएशन किसी भी फिल्म के काम पे नहीं मिला जितना मुझे मिला है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड, थ्रू आउट वेर एवर वी स्क्रीन द फिल्म, वी रिलीज द फिल्म। तो और प्लस उससे पहले हुआ क्या, मुझे ज्योति का जब ये एपिसोड चल रहा था तो एक दिन मैं सोची थी कि उसके लिए मुझे क्या, क्योंकि उस समय फिल्म की बात नहीं चल रही थी जब ये सारा कुछ चल रहा था दिल्ली में, तो मैं सोची थी कि मैं दिल्ली जाके मैं भी वहाँ पे खड़ी होकर एक दिन वो करूँ। तो फिर भगवान ने ऐसा मौका दिया कि उस लड़की को, उसके स्ट्रेंथ को, उसके करेज को मैं वो करूँ। अनफॉर्चुनेटली मैं आपको फिल्म तो नहीं दिखा रही हूँ, बट उसमें एक जगह एक इंसिडेंट है जब जो लेडी डॉक्टर है उसको वो बताती है कि पहली बार जब उसने देखा उस ज्योति को तो उसने क्या क्या देखा, वो पूरा नरेट करती है। उस सारे नरेशन को मैंने एडिट करते समय हमारा एक जो रेपिस्ट था जो उसको रख करके मैंने उसके सारे उसको नरेट किया सारा, और मैं उसके एक्सप्रेशंस को रीड कर रही थी। क्योंकि आप सोच नहीं सकती हैं इतना भयावह वो था जो एक्सप्लेनेशन था डॉक्टर का, और कोई रिमोर्स नहीं था उस बंदे का, जरा भी रिमोर्स नहीं। क्योंकि उसने का पहला लाइन यही था कि ऐसा लग रहा था कि किसी गाय को काट करके लाया गया है, उस कंडीशन में उस लड़की को, जो लेडी डॉक्टर जो बता रही थी। फिर दूसरा है जो वो बोलता है कि हमने उसके सीमेन को ख़त्म करने के लिए उसके इंटेस्टाइन में हाथ डाल के निकाला, तो उसकी लंबी लंबी सी जो चीज़ थी, ये मैंने माँ के ऊपर डाला है। माँ है ये जो आप एडिटिंग का कह रही हैं, एआई कैसे करेगा आप बताइए इसको। तो मैंने क्या किया है, माँ का फुटेज है और ये लाइन उस लड़के की डाली है कि जो लंबी लंबी सी चीज़ थी वो शायद उसका इंटेस्टाइन था। आप देखिएगा तो आपकी आंख में बिना आंसू आप हार्ट सिंक करेगा आपका, वो सारी चीज़ थी। तो वो एक मुझे लगता है कि वो बहुत ही मेरा एक बेहतरीन वर्क है और बहुत चैलेंजेज आए। उस फिल्म के बनाने की मेकिंग हो सकती है, एक फिल्म बन सकती है, इतने सारे इश्यूज आए। देखिए मैं चोक कर रही हूँ बोलते बोलते, इतने सारे। तो मुझे लगता है कि मेरा बेहतरीन वर्क है। मैम ऐसे मूवीज आप होमलेस करी हैं, आपने एड्स पे एक मूवी करी, होमलेस वाली अनरिलीज्ड है, फिल्म अभी रिलीज नहीं हुई। यू हैव वर्कड ऑन इट। ऐसे मूवीज का ट्रॉमा आपके साथ कब तक रहता है? डू यू गो बैक टू इट? डू यू, जैसे आप अभी बता रही हैं, यू वर चोकिंग अबाउट व्हेन यू स्पोक अबाउट इंडियाज डॉटर, तो हर किसी के साथ ऐसी एक मूवी रह जाती है कि चाहे हम घर आ जाए बट the tears still roll down our eyes as an audience, but you are working on it, you are day in and day out working on it, 24/7 आपके दिमाग में वो टॉपिक चल रहा है। So how does the trauma of these subjects stay with you and how do you work through it कि आपके पर्सनल लाइफ को इम्पैक्ट ना करे? एक्चुअली इम्पैक्ट करता है मैम, आप स्विच ऑन स्विच ऑफ नहीं कर सकते हैं इससे। अब कभी कभी कुछ कैरेक्टर्स को देखती हूँ, मुझे लगता है मुझे याद है मैं रात को निकलना काफ़ी सालों तक बंद कर दिया था। मुझे रात के शोज़ मैंने देखना बंद कर दिया था। अभी मुझे कई बार तो ऐसा लगता था कि कहीं भी जाओ तो मैं और लेस्ली का ऐसा हो गया था कि हम लोग को हर आदमी लगता था रेपिस्ट है। आप समझ रही हैं, 2 साल आप एक चीज़ को देख रही हैं इतना भयाव, तो और वो आज भी जब मैं रेप की घटनाएं मैं पढ़ती नहीं हूँ, देखा नहीं जाता है। हमने जब इस फिल्म को हमने किया था तो हमने रिसर्च किया था, ऐसे ऐसे एपिसोड्स, ऐसे ऐसी चीज़ें हमने सुनी और देखी हैं मैम। पिक्चर तो 60 मिनट की है, ऑलमोस्ट 600-700 घंटे के फुटेज थे। तो वो जो सारा देखा है ना, उसके बाद बहुत मुश्किल लगता है आपको फेथ को रिबिल्ड करने में। तो वो थोड़ा सा वो बहुत इम्पैक्ट होता है, काफ़ी वक्त लगता है उससे निकलने में, क्योंकि हम अल्टीमेटली हम ह्यूमन बीइंग हैं एंड यू नो वी डील इन इमोशन, तो वो थोड़ा मुश्किल होता है। बट या यू ट्राई टू डू योर बेस्ट, बट इट्स बट ऑब्वियस कि आप बीइंग अ ह्यूमन इट इफेक्ट्स यू। बट इज इट ईजियर टू देन स्विच टू प्रोजेक्ट्स जैसे अभी? नहीं मैम, बिल्कुल ईजी नहीं है। तो हाउ डू यू देन सिलेक्ट योर प्रोजेक्ट्स? फिर अभी आपने फॉर एग्जांपल स्लमडॉग कर ली, एक्सट्रैक्शन कर लिया, इंडियाज डॉटर कर लिया, हाउ डू यू स्विच बिटवीन द जॉनर्स कि अब ये जॉनर शायद मुझे अपील कर रहा है तो आई कैन वर्क ऑन एडिटिंग ऑन? अभी लास्ट मैंने एक रोमांटिक फिल्म की है फॉर अ चेंज। तो यू नो यू एट टाइम्स यू जस्ट फील कि एनफ, यू नो देयर इज यू नीड टू ड्रॉ अ लाइन। जब आपका इमोशनल ब्रेकेज आ जाए ना तो मुश्किल। आपको याद है वो फिल्म जोकर देखी होगी आप लोगों ने? हाँ,
जोकर वो ये हीथ लेजर वाली, ऐसा कहते हैं कि वो उस कैरेक्टर में घुस गया वो, एंड दैट्स व्हाट दैट पीपल से। तो वही होता है जब आप बहुत मुश्किल होता है स्विच ऑन स्विच ऑफ करना एट टाइम्स कुछ लोगों के लिए, स्पेशली पीपल विद यू नो हु हैज़ इमोशन, दैट दोज काइंड ऑफ पीपल इट बिकम्स डिफिकल्ट। तो अब मैं कोशिश करती हूँ कि अब थोड़ा सा उतना डीप इनसाइड फिल्म में ना करूँ, बिकॉज बैक टू बैक करती चली गई मैं, फायर इन द ब्लड, इंडियाज डॉटर, लव सोनिया, वेलकम होम. So then it's about time that I do other films. Though I like human stories, so I would like to tend to do such films, but yeah. Okay, so let's not just keep it to me asking her questions and she responding. तो हम audience से भी कुछ question लेंगे. I see all the hands up in the air. Sir, एक question सामने से ले लेते पहले. Yes, ma'am, please. आप राइटर हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग लिमिटेड नहीं हो सकती. यू बीइंग मॉडेस्ट. Yes, ma'am. Yes. Now I'll tell you. I'll just tell everyone what the question is. She's asking if there is a correlation between the magnification of lens, that's lens magnification, and the rhythm of the movie. Am I correct? Yeah. अगर मैं आपसे कहूँ मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं एक लॉन्ग वाइड शॉट में लूँ उसको, आपको इम्पैक्ट पता चलेगा? नहीं पता चलेगा. और अगर मैं खूब तेज थप्पड़ मारूँ आपको और तो भी मैं लॉन्ग वाइड शॉट में करूँ, नहीं पता चलेगा. This is exactly why we change the lens. Intensity, just to show. अगर मैं बहुत इंटेंस सीन चल रहा है, मैं डेफिनेटली मैं क्लोज टू क्लोज में जाऊंगी. मगर अगर मुझे बताना है कि इंसिडेंट हो कहाँ रहा है, बिकॉज बहुत ज़रूरी है इंसिडेंट कहाँ घट रही है. अगर वो इंसिडेंट बेडरूम में घट रहा है, अगर वो इंसिडेंट रोड पे घट रहा है, दोनों का जो आउटपुट है अलग है. तो जब मुझे दिखाना है कि कहाँ पे वो इंसिडेंट हो रहा है, मैं लॉन्ग शॉट में जाऊंगी, मैं दिखाऊंगी बेडरूम में है. हम किस जगह की कहानी कह रहे हैं, एक्सट्रीम वाइड लॉन्ग में जाऊंगी मैं और दिखाऊंगी कि हाँ भाई अमेरिका है, इंडिया है, क्या है. तो डेफिनेटली मैग्निफिकेशन, एम आई करेक्ट? दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग. सो दिस इज डेफिनेटली इट बिग टाइम. मैं तो अपने मोस्ट ऑफ माई कट्स ना मैं कोशिश करती हूँ कि एक्सट्रीम वाइड लॉन्ग से क्लोज में डालती हूँ, जो कि बहुत अनकन्वेंशनल है. हाँ, बट मैंने देखा बहुत वर्क करता है. बिकॉज अगेन ऑडियंस सिखाती है मुझे, अक्सर उनके जो रिएक्शंस होते हैं ना, मुझे वो सिखाते हैं इट्स वर्किंग और इट्स नॉट वर्किंग. तो वो चीज़ मैंने बहुत कोशिश की. आप मेरी फिल्म, सभी फिल्मों में, अभी इसमें भी ट्रेलर में आपने देखा होगा, एक्सट्रीम क्लोज लिया है मैंने उस लेडी का, क्योंकि वो उसको कह रही है कि उसके पास खाने पीने, ऑलमोस्ट 80+ लेडी है वो. तो मैंने एक्सट्रीम, क्योंकि उसके जो आँखें थी ना, वो मुझे बहुत, अगेन एडिटर ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा करता है मैम, और उसी चीज़ को इम्पैक्ट करता है, वो फिल्मों में दिखाता है. तो वो जो मैं उसको एज अ ह्यूमन बीइंग देख रही थी, मुझे लगा ऑडियंस भी वही देखना चाहेगी. और जब मैं स्क्रीन करती हूँ इस फिल्म को कहीं भी, लोगों के रिएक्शन सिमिलर आते हैं जो आई वॉज फीलिंग और वो आई वॉज एक्सपेक्टिंग. तो मैग्निफिकेशन बहुत काम करता है मैम. जब कोई लड़ाई भी हो रही है तो थोड़ा मिडवाइड, क्योंकि आपको हाथ से मार रहा है कि बंदूक से मार रहा है, इसका भी वो होता है. और एक चीज़ के साथ और ऐड करूँगी, एडिटिंग का इम्पैक्ट एंड स्क्रीन प्ले का, जो राइटिंग का, दो का कॉम्बिनेशन. हम दोनों बैठे हैं, ये नॉर्मल शॉट चल रहा है, और एक शॉट अचानक से आता है, दिखाता है कि यहाँ एक ड्रॉ खुला हुआ है और उसमें एक पिस्टल है. अब दो चीज़ होगी, आप अपने एज पे आ गए कि अब कौन यूज़ करने वाला है, और दूसरा चीज़ थोड़ा सा आप मैंने रिलीज कर दिया तो आपको मैंने एंगेज कर लिया. ये भी एडिटर का काम है कि बंदूक मुझे कब दिखाना है, क्योंकि आपको मुझे एंगेज रखना है. तो उसमें भी अगेन मैग्निफिकेशन काम करता है. यस सर. श्योर सर. हेलो मैम, मुझे सच क्वेश्चन कोई नहीं है, लेकिन आपने जो टिप दिया है कि एज एन एडिटर हमने
फर्स्ट टाइम जब फिल्म देखते हैं या जब अनएडिटेड डाटा देखते हैं तो हमने नोट्स निकालनी चाहिए। ये मुझे बहुत बड़ी टिप लगी। हम बड़े बड़े पिक्चर्स तो मुझे भी किसी ने दिया और मेरा बहुत वर्क किया है ये। बहुत मुझे बहुत पसंद आया। लेकिन मैं मतलब मेरा क्वेश्चन होने के बाद में आप उसके ऊपर थोड़ा और एलेबोरेट होंगे तो पूरा का पूरा ज़्यादा फायदा हो जाएगा। मैं क्योंकि बोलता हूँ कि मैं बड़े बड़े फिल्म तो एडिट नहीं करता हूँ, छोटे छोटे शॉर्ट्स वगैरह मैं ही निकालता हूँ। फिर भी आप एडिटर हैं ना? हाँ, मैं एडिटर हूँ। मैं एडिट करता हूँ, नोट्स नहीं निकालता हूँ। तो मैं देखता हूँ फिर मैं पागल हो जाता हूँ 5-6 बार देख के, 7 बार 10 बार देख के। फिर मैं दूसरे लोगों के पास में जाता हूँ, बीवी के पास में जाता हूँ, पूछता हूँ कि अरे ये कैसा है, ऐसा। तो ये क्वेश्चन होती है। तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा एक बार और थोड़ा एलेबोरेट करिए। और एक छोटा सा सब क्वेश्चन है कि डायरेक्टर और एडिटर। मैं भूल जाऊंगी, इसका आंसर कर दूं? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बाद में। ऐसा हम लोग के साथ भी होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़े दिन के लिए उससे स्विच ऑफ कर लेते हैं, क्योंकि जैसे आपको ऐसा लगे कि ऑब्जेक्टिविटी खत्म हो गई है, यू हैव टू लीव द टेबल। उसके फिर आप नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आइए, फिर आपको अपने आप नई चीज दिखेगी। जस्ट टेक इट, लीव इट। जिस समय आपको लगे कि मेरी ऑब्जेक्टिविटी खत्म हो रही है, लीव, बिकॉज यू गोइंग टू रीडू द योर वर्क। अगर आप मैकेनिकली करेंगे, एडिटिंग मैकेनिकल नहीं है, तो अगर आप मैकेनिकली करेंगे यू हैव टू रीडू योर वर्क। ये अगेन मेरा एक्सपीरियंस से मैंने देखा है। जब मुझे नींद आ रही होती है मैं उसको कंटिन्यू करती हूँ, नेक्स्ट डे मॉर्निंग आई कम बैक एंड डू इट अगेन। तो इट्स बेटर द मोमेंट योर माइंड, बिकॉज इट्स अ माइंड ना, आपको क्रिएटिविटी करना है तो माइंड का, अगर माइंड जवाब दे रहा है। और हाँ, दूसरी चीज, आप कई लोगों से सजेशन ले सकते हैं, दिखा करके पूछ सकते हैं, क्योंकि आप जो नहीं देख रहे हैं शायद वो देख रहे हैं, और हमेशा आपको वो लोग टिप देंगे। और जिस दिन वो टिप नहीं देंगे, आप समझ लीजिए आपने एकदम करेक्ट काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो सर। Just long press the button. Hello. You have a good voice. Go ahead. Good evening, ma'am. Very good evening. My question is कि जब आपको डेटा मिलता है, पूरा आज डिजिटल डेटा आता है, तो हाउ डू यू ऑर्गेनाइज दैट? आप उसको कैसे बाइफर्केट करते हैं? जब आपके पास डेटा पूरा आता है तो उसको आप डायरेक्टली सॉफ्टवेयर में डालते हैं या पहले उसको फोल्डर बाय फोल्डर मैनेज करते, देन यू टेक इट टू सॉफ्टवेयर? सबसे पहले तो मैं इसको कन्वर्ट करती हूँ जो मेरे सिस्टम में आ सके। उसके बाद डे वाइज कर लेते हैं, डे वाइज करते हैं, क्योंकि कभी कुछ मिसिंग हो तो आप खोज सकते हैं। फिर उसके बाद हम उसको सीन वाइज करते हैं, और फिर उसके बाद हम शॉर्ट लेकर, फिर सीन वाइज जब हम करते हैं, सीन वाइज फिर कटिंग करते हैं। अगर आप ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे फुटेज को बिगिनिंग में, तो आप कंप्लीटली लॉस्ट हो जाएंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा आप कहाँ। टेबल पे देखिए, इस टेबल पे अगर मैं चीज़ को ऐसे शफल कर दूँ, आपको खोजने में 10 मिनट टाइम लगेगा। हर मिनट 10 मिनट टाइम लगेगा, तो आप सोचिए कितना टाइम बर्बाद होगा आपका। अगर आप जगह पे सही से टेबल पे ऑर्गेनाइज करके रखेंगे, अब तुरंत ओके मोबाइल चाहिए, मोबाइल मिल गया, फ्लावर चाहिए, फ्लावर मिल गया। तो आपको ऑर्गेनाइज बिगिनिंग में ही करना पड़ता है, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट डे यू हैव टू स्टार्ट योर प्रोजेक्ट विद कंप्लीट ऑर्गेनाइज्ड स्किल्स। सो फीचर फिल्म्स की बात करें तो हमारे पास में एक स्क्रिप्ट जो दी होती है, वो हमारे पास शॉर्ट्स भी पता होते हैं कि एडिटर को पता होता है कि कौन सा ओजी है, कौन एनजी शॉर्ट्स है। बट इन डॉक्यूमेंट्री हाउ डू यू ऑर्गेनाइज डेटा? लाइक डॉक्यूमेंट्री में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि एनजी शॉर्ट्स में भी बहुत सारा डेटा निकल जाता है, तो हाउ डू यू चेक दैट? आप कैसे उसको वो करते हैं? वेरी नाइस। मैं क्या करती हूँ, जो मुझे पसंद आता है मैं एक लेयर ऊपर रख लेती हूँ। कई मल्टीपल लेयर्स है ना, हम तो अब बिकॉज ऑफ डिजिटल वी कैन वर्क मल्टी लेयर, राइट? तो एनीथिंग व्हेन आई वॉचिंग फर्स्ट टाइम, अपार्ट फ्रॉम माई नोट, आई पुट इट ऑन डिफरेंट लेयर। फिर मैं क्या करती हूँ, जो फर्स्ट लेयर उसको डिलीट कर देती हूँ, सेकंड लेयर का एक टाइमलाइन बना लेती हूँ। फिर उन सारे टाइमलाइंस को फिर एक साथ रखती हूँ, अगेन वॉचिंग, उसमें जो अच्छा लग रहा है अगेन उसको ऊपर कर लिया। तो नाउ योर सिलेक्टिंग। और हमेशा एडिटिंग जो है ना, ऐसे करिए, क्योंकि अगर आपने तुरंत ऐसे कर दिया तो ऐसे बढ़ाना मुश्किल है, ऐसे करना बहुत आसान है। बिकॉज यू नो कि क्या क्या आप नहीं अच्छा है हटाए जा रहे हैं, छोटा से बड़ा करना मुश्किल है। थैंक यू मैम। मैम, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। जब आप एडिटिंग कर रहे हैं तो आपको एक मूवी एडिट करने के लिए कितना समय लगता है रफली? इज इट इन मंथ्स और
जो हम बोलते हैं कि प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, तो एडिटिंग इज जनरली अ पार्ट ऑफ पोस्ट प्रोडक्शन। तो उसमें एक मूवी अगर एडिट करनी है, फुल फ्लेजेड फीचर फिल्म, तो उसमें कितना समय एक एडिटर का जाता है? मुझे एक फिल्म को एडिट करने में मैंने 1.5 मंथ में भी एडिट किया है, और मैंने 4.5 साल में भी एडिट किया है। फायर इन द ब्लड मैंने 4.5 साल में किया। जिस दिन मेरा डायरेक्टर खुश हो जाएगा उस दिन मेरी एडिटिंग कंप्लीट हो जाती है। तो फायर इन द ब्लड मैंने 4.5 साल एडिट किया है उस फिल्म को, और एक फिल्म की है जो मैंने 1.5 मंथ में भी किया है। उसमें व्हाट्स द डिसाइडिंग क्राइटेरिया कि हाउ डू यू डिसाइड कि मुझे ये मूवी मेरी हो जाएगी जल्दी एडिट? डायरेक्टर सेटिस्फाइड हो जाता है तो काम हो गया आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब पिक्चर पोस्ट क्या होता है, पिक्चर लॉक करते हैं, इसको डायरेक्टर्स कट कहा जाता है। उसको एक्चुअली एडिटर काटता है, पर कहा जाता है डायरेक्टर्स कट। तो जब जिस दिन डायरेक्टर कट होता है तो पिक्चर को लॉक कर दिया जाता है। तो हम लोग सिनेमा में पिक्चर एंड साउंड को मैरिड किया जाता है। तो साउंड लॉक होता है, पिक्चर लॉक होता है, फिर उसके बाद पिक्चर पोस्ट पिक्चर के लिए जाती है, साउंड वाला वर्क साउंड के लिए जाता है, जहाँ पे आप री रिकॉर्डिंग करते हैं, म्यूजिक डालते हैं, साउंड इफेक्ट्स डालते हैं, फिर वो सब कुछ बन के आता है। पिक्चर पोस्ट में आप जाते हैं तो उसको उसमें कलर करेक्शन, वो DI जो आप कहते हैं, फिर वो उसके बाद फिर DCP बनता है पिक्चर और साउंड के साथ। फाइनल मिक्सिंग साउंड की हो जाए, सब कुछ इकट्ठा करके फिर DCP बनता है, डिजिटल सिनेमा प्रिंट जिसको कहते हैं। हेलो मैम। यस सर। गुड इवनिंग मैम। हाउ डू वी कैलिब्रेट लाइक साउंड थ्रू आउट द मूवी? अभी हम कॉलेज में वगैरह फिल्म्स बनाते हैं, शॉर्ट फिल्म्स बनाते हैं, बट देयर इज ऑलवेज प्रॉब्लम कि इस शॉट में इतना आवाज आ रहा है, उस शॉट में इतना आवाज आ रहा है। सो ऑन स्टूडेंट लेवल व्हाट थिंग्स वी कैन यूज कि कैलिब्रेट हो वैसे? साउंड के लिए आपको साउंड को ध्यान रखना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप साउंड के साथ शूट करके ले आए, और तो फिर आपको री रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी फिर पूरी फिल्म। और फिर बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं जो री रिकॉर्डिंग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो अगर आप फेस्टिवल्स के लिए बना रहे हैं तो फिर आपको दिक्कत होगी, नहीं तो अदरवाइज पूरी फिल्म को आप री रिकॉर्डिंग कर लीजिए अगर साउंड का बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो। पर बाहर जो होती है वो साउंड के हिसाब से लोकेशन रेकी किया जाता है, जहाँ साउंड को देखा जाता है। हम लोग के सेट पे मोबाइल कोई भी स्विच ऑन नहीं कर सकता। आई एम श्योर अब यहाँ भी होता होगा। हाँ, मैं एडिट भी करती हूँ तो मुझे 8 घंटे या 10 घंटे जो भी एडिट करती हूँ मैं अपना फ़ोन नहीं उठा सकती हूँ। ओके, ऐसे रेजिमेंटेड रूल। सो वी यूज लाइक शॉटगन माइक्स राइट नाउ अभी ऐसे। तो हम आजकल तो बहुत अच्छे माइक आ गए हैं जो कट एम्बियंस साउंड को कट कर देते हैं कुछ माइक्रोफोन्स। आई एम श्योर दे आर वेरी एक्सपेंसिव बट दे आर स्टिल अवेलेबल। बट ट्राई टू मेक इट ट्राई टू क्रिएट सीन वेयर यू कैन कंट्रोल साउंड। वो थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जो लोकेशन पे साउंड आएगा ना आपको, जो कैरेक्टर्स के साउंड है वो आप री रिकॉर्डिंग में उस तरीके का आप क्रिएट कर नहीं पाते हैं। तो बेहतर होता है जब आप एक मेकअप में होते हैं, एक कॉस्ट्यूम में होते हैं, उस वक्त जो इमोशन के साथ साउंड आता है, क्योंकि साउंड हमेशा इमोशन से है। कि आप गुस्से होकर बोलेंगे तो आपका साउंड चेंज हो जाता है, आप प्यार से बोलेंगे आपका साउंड चेंज हो जाता है। तो वो तो आपको थोड़ा उसका तो साउंड को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अगेन जितना इमेच्योरिश होते हैं तो फिर वो ध्यान नहीं रहता है, क्योंकि जब आप एडिट करते हैं तब आपको एहसास होता है कि अरे साउंड को ठीक किया होता, क्योंकि वहाँ आप कुछ कर नहीं सकते हैं साउंड को क्लीन। आजकल फिर भी AI कुछ AI हैं जो साउंड को क्लीन डायलॉग से निकाल देते हैं आजकल कुछ AI हैं, आप उसको देख सकते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू। यस मैम। यस मैम। Hello. Sorry. It's okay. Ma'am, my question was, you have done action plus sensitive movies both. So what were the difficulties that you faced editing both the movies? I would like to give you an example like India's First Daughter and... India's Daughter. Sorry. It's okay. That movie and Extraction. I hope I pronounce it right. Yeah, correct. Extraction. So both are like majorly very vast different movies. So what were the difficulty that you faced editing them? दोनों के डिफिकल्टीज अलग होते हैं, क्योंकि
अगर माहौल, अगर इट्स लाइक अ सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि अगर आप एक ऐसे जगह जा रहे हैं जहां लैंग्वेज नहीं बोली जाती है, और एक ऐसे जगह जा रहे हैं आप जहां लैंग्वेज बोली जाती है पर दूसरे अलग डिफ़िकल्टीज है, तो आपको दोनों हैंडल करना पड़ता है अलग तरीके से। एक्शन फिल्मों में क्या होता है, बहुत बहुत फुटेज होता है, क्योंकि एक चीज़ को वो लोग 5-7 कैमराज से कवर करते हैं, तो आपको 7 कैमराज देखना पड़ता है, क्योंकि कौन सा लेना है ये भी आपको डिसाइड करना पड़ता है। फिर उसके चैलेंजेस, फिर बहुत फास्ट कटिंग होती है, तो उसका अलग चैलेंजेस होते हैं। बहुत बहुत मीन्स बहुत टफ होता है फास्ट पेस्ड फिल्म को एडिट करना भी। और एक्शन में तो अगेन हर शॉट 5 कैमरा 7 कैमरा टॉप एंगल सब हेलीकॉप्टर शॉट सबसे होता है, तो बहुत डिफिकल्ट है। इसमें क्या होता है, इसमें आपके पास चैलेंज है कि रॉ इतना ज़्यादा है, और आप जो स्क्रिप्ट बनाए हैं, जो आपने सोचा है कि आपको ऐसा बनाना है, उससे मैच नहीं करता है। तो इसमें होता है कि दो अनरिलेटेड सब्जेक्ट्स को कनेक्ट करना और फिर उसमें इमोशन डेवलप करना, वो बहुत चैलेंजिंग होता है उसको करना। उसमें आप फिर साउंड का इस्तेमाल करते हैं और साउंड के थ्रू थोड़ा प्ले अराउंड करते हैं और फिर करते हैं। दोनों के चैलेंजेस एकदम अलग हैं। थैंक यू मैम। हेलो मैम। मैम आई वांटेड टू आस्क दैट आपने जैसा कहा कि एडिटिंग ही एक शॉट को इट ब्रिंग्स लाइफ टू अ शॉट, बट आई वांटेड टू आस्क यू अ क्वेश्चन दैट जब भी आप कुछ एडिट करते हैं तो हाउ डू यू मेक श्योर कि वो चीज़ ओवर एडिट भी नहीं हो रही है, क्योंकि एडिटिंग शॉट को जान जरूर ऐड करता है, लेकिन ऐसा भी कभी कभी होता है कि आपके हाथों से, या फिर हाउ डू यू करेक्ट इट कि बहुत ही ज़्यादा ओवर एडिट हो गया जिससे वो लाइफ ही चली गई उस शॉट में से, तो आप वो चीज़ें कैसे हैंडल करते हैं? वो बहुत अच्छा बोला आपने, ऐसा होता है। मैं अभी एक एग्जांपल दे रही थी ना कि आप लगा के और हटा के देखते हैं। कई बार मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं बहुत टाइटेड, मैं बाय नेचर थोड़ा सा क्रिस्प करने की आदत रही है मेरी, मुझे लोग बुचर कहते हैं मेरे अपने सर्कल में लोग, बट मुझे कई बार होता है कि मुझे लगता है, पर जैसे आप हटाएंगे ना आपको लगेगा कि कुछ मिसिंग है। आपको ये एक्सपीरियंस और रिदम, अब मैम जो बात कर रहे थे ना रिदम, वो अपने आप आपको बताता है कि ये जो दोनों शॉट है ना, दोनों एकदम मैच कर रहा है, एकदम राइट, एक राइट कहते हैं, मैजिकल लाइन कहते हैं, दोनों जगह सही जगह पे आपने मैच कर दिया। अगर उसको थोड़ा भी हटा देंगे ना, आपको जैसे आप इमोशन आ रहा है मैंने काट दिया है, तो पब्लिक का इमोशन आएगा नहीं, पब्लिक कहेगी ये बड़ी बेकार फिल्म थी यार, क्योंकि आपको छू छू के जा रहा है, इमोशन आप डेवलप होने नहीं दे रहे हैं, वो ठहराव आने नहीं दे रहे हैं, या कुछ में करना चाह रहे हैं, ऑडियंस सुन रही तब तक आप काट दिया, तो फिर तो ऑडियंस टच करके बाहर चली गई ना। अच्छा, जैसे मैं आपको अरे एक बहुत जरूरी बात बताना है और फिर मैं बात नहीं बताऊँ आपको, तो मैंने आपको छू करके निकल गई, तो वो वाली बात होती है। फिर आपको मतलब लगता है कुछ और होना चाहिए था, थोड़ा सा और होना चाहिए था, ऐसा एहसास होता है। राइट मैम, और इसी से एक लिंक क्वेश्चन है कि अभी सोशल मीडिया की वजह से सबका अटेंशन स्पैन बहुत कम हो रहा है, तो बहुत फास्ट कट्स करे जा रहे हैं लोग, और इसका कहीं ना कहीं हम फिल्म्स में भी देख रहे हैं कि इवन चाहे वो रोमांटिक सीन्स हो या चाहे कोई सीन्स जिनमें ठहरा वो, फिर भी जस्ट बिकॉज ऑडियंस को पसंद आ रहा है, इसलिए एडिटर की कोई क्रिएटिविटी एलिमेंट बच नहीं रही है। अब एडिटर को जो पहले लिबर्टी मिल रही थी वो शायद डायरेक्टर्स का प्रेशर है या क्या है, बट दे वांट इट कि फिल्म कमर्शियलाइज होने के लिए आप जितना जल्दी फास्ट पेस कट कर सको, आप जितना जल्दी चीजें कर सको, तो आपको कितनी लिबर्टी मिलती है ओरिजिनली जिसमें आप आपकी क्रिएटिविटी ऐड कर सकते हैं, क्या ऐसा कुछ? जब आप डायरेक्टर को अगर पता होता है कि मुझे क्या चाहिए, तब काम करने में मजा आता है, क्योंकि फिर हम अपना भी कमाल दिखाते हैं वहाँ पर। जब डायरेक्टर कहता है नहीं ये काट दो, तो एक डायरेक्टर मेरे को पीछे से कहते क्या है कि जरा 4 फ्रेम हटा दो, मैंने कहा मैं 30 फ्रेम हटा दूंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। कि जो फ्रेम की काउंटिंग है ना, एडिटर से अच्छा कोई नहीं समझ सकता है। तो जब ऐसे आपको पीछे बैठ के कोई लोग बोलने लगेंगे ना, तो वो दिक्कत होता है डेफिनेटली। तो ऑपरेटर से काम कराइएगा तो ये वाली चीज़ आएगी, एडिटर से काम करेगा, एडिटर तो फिर अपने हिसाब से काम करेगा, वो अपनी मर्जी का। आपने याद है, एक छोटी सी घटना सुनाती हूँ। तानसेन जी थे और एक दूसरे कौन थे उनके साथ, एक बैजू बावरा। तो अकबर ने कहा कि यार तानसेन, तुम जो गाते हो तो बहुत अच्छा गाते हो, मगर जो बैजू बावरा की आवाज़ में जो फीलिंग आती है वो तुम में नहीं आती है। तो उसने जवाब दिया कि सरकार, मैं तब गाता हूँ जब आपका दिल करता है, वो तब गाता है जब उसका दिल करता है। तो यही चीज़ है। थैंक यू मैम।
सो इसी के साथ हम Q&A कंक्लूड करते हैं बिकॉज मैम हैज अ फ्लाइट टू कैच सो आई कैन नॉट एक लाइन और बोलूँगी जो मैं हमेशा अपना इंटरव्यू ख़त्म करके जब भी कुछ होता है मैं बोलती हूँ आप लोग सब के लिए। चूँकि मैं एक गांव से आकर के हॉलीवुड में 21 साल से स्टैंड कर सकती हूँ तो आप लोग सबके लिए एक लाइन बोलना चाहूँगी। हर ख्वाहिश पूरी हो ये ज़रूरी तो नहीं, हर ख्वाहिश पूरी हो ये ज़रूरी तो नहीं, फिर भी सपनों की आदत बुरी तो नहीं। तो शायद मैम ने ही अपना कंक्लूडिंग स्टेटमेंट दे दिया है। बट मैम एक फाइनल टेक अवे फ्रॉम यू फॉर हूएवर वांट्स टू परस्यू फिल्म एडिटिंग। अभी आपने FTI में यू स्टिल गो एंड टीच, सो जिसको भी अभी फिल्म एडिटिंग परस्यू करनी है, हु आर एस्पायरिंग फिल्म एडिटर्स, what would be, let's say, a minimum of 2 takeaways that they could take from here and then they implement into their regular life henceforth? हेलो, सपने देखना बहुत ज़रूरी है। जब मैं FTI में थी तो संजय लीला बंसाली वर्कशॉप लेने आए थे और उन्होंने पूछा था, सबसे पूछ रहे थे कि आप क्या बनना चाहते हो। तो मैंने कहा था कि मुझे हॉलीवुड की फिल्म एडिट करना है। तो सबने कहा था कि ये मेंटल है क्योंकि यहाँ इंडिया में काम करना मुश्किल, मिलना मुश्किल होता है, तो हॉलीवुड के सपने देख रही है। और आज मैंने 15 से 17 फिल्में कर ली हैं वहाँ की। तो दुनिया कुछ भी आपको करते रहे, सब आपको कहते होंगे, खुद पे भरोसा जरूर रखिए क्योंकि ऊपर वाला एक मौका ज़रूर देगा ईश्वर आपको, तो वो रखिए। और दूसरा, सपने देखने के साथ साथ उनको पूरा करने की ताकत भी रखिए। आपको मैं बता नहीं सकती हूँ, स्लमडॉग के टाइम पे भी मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। मुझे मतलब एडिट करते करते मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता था। इंडियाज़ डॉटर के टाइम पे मैंने आपको बताया कि मेरे हिप बोन क्रैक हो गया है। तो वो ताकत कि मेरे सपनों में दम भरने की ताकत भी ज़रूर रखिए। तो वो मैं 2 चीज़ हमेशा कहती हूँ कि सपने के साथ साथ उसको सच करने का ताकत भी वो रखिए क्योंकि घर बैठे बैठे कोई भी काम नहीं होता, आसानी से कुछ भी नहीं मिलता ना, तो कोशिशें जारी रखिए। एक छोटा घटना और सुनाती हूँ आपको बिफोर आई लीव, बड़ा इंटरेस्टिंग है। FTI में मैंने एंट्रेंस टेस्ट दिया था, तो विनोद ने कहा था कि हम लोग, विनोद चोपड़ा का भी सेकंड टाइम हुआ था, रेनू सलूजा का भी सेकंड टाइम हुआ था अटेम्प्ट में। तो मैंने जब फर्स्ट अटेम्प्ट दिया तो मेरा रिजल्ट आया और रिजल्ट में मेरा नाम नहीं आया। तो सबने कहा चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर दे देना। तो मैं अपना लग गई, मिशन कश्मीर की शूटिंग कंटिन्यू करने लग गई। अचानक एक दिन सोनाली कुलकर्णी आई और बोला कि अरे यार, इस लड़की का एडमिशन हो रखा है, ये एडमिशन क्यों नहीं ले रही है, 1 महीने से लिस्ट लगा हुआ है। मुझे पता चला कि जो लिस्ट निकली थी उसमें से एक लड़के को डेंगू हो गया और चूंकि उसको डेंगू हो गया तो मेरा एडमिशन हो गया। चूंकि मैं 1 महीना लेट ज्वाइन की, फिर मुझे नेक्स्ट ईयर निकाल दिया गया, ये कह के कि अटेंडेंस बहुत कम है। तो उसमें से एक लड़के को और निकाला गया था। उस लड़के ने केस फाइल किया तो केस जीत गया, फिर मुझे सेकेंड ईयर में वापस बुला लिया गया। तो डेस्टिनी, आप सोचिए, सपनों में हिम्मत रखनी चाहिए, है ना। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराधा जी। मैं सही में आशा करती हूँ कि आपको सुनने के बाद सबको सपने देखने का इंस्पिरेशन और उन्हें पूरा करने का मोटिवेशन ज़रूर मिला होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियां।